वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपनी खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसको सॉल्व करके आप यह चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर के टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, उस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आप उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कंडीशन में है या नहीं। आइए आज फिर हम बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, चीन के बाद सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार निम्न में से किस देश के पास है? ऑप्शन है आपके पास स्विट्जरलैंड, जापान, रूस और अमेरिका। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, बहुत इजी प्रश्न है। तो चीन के पास आपको पता है लगभग 3300 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार। उसके बाद जिस देश का नाम आता है वह है जापान और इसके पास 1378 बिलियन डॉलर का लगभग विदेशी मुद्रा भंडार है। इसके बाद अर्थात तीसरे स्थान पर आता है स्विट्जरलैंड, जिसके पास 1070 बिलियन डॉलर का विदेशी भंडार है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वह होगा आपका जापान, आंसर बी ऑप्शन होगा हमारा। और इसमें अगर देखा जाए तो रूस जो है वह रूस भारत से अब क्या होने वाला है, पीछे होने वाला है। और इसमें जो डी ऑप्शन है अमेरिका, तो अमेरिका आपको पता है उसकी ही खुद की मुद्रा है डॉलर, और चूंकि क्या करता है वो बड़े पैमाने पर जो है कि एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, तो उसको इतनी ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न जो है वह है, निम्न में से कौन सा संगठन अपने आप को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज के नाम से संबोधित करता है? ऑप्शन है आपके पास नाटो, G20, ब्रिक्स और G7। इजी प्रश्न है और इजी इस वजह से है क्योंकि ये हमेशा चर्चा में बना रहता है। तो ये देखिए इस संगठन के साथ शब्द जुड़ा है कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज, तो ये जुड़ता है ऑप्शन डी अर्थात G7 के साथ। G7 आपको पता है इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1975 में हुआ था, कनाडा 1976 में जुड़ गया, इस तरह से G7 आया। बाद में रूस भी जुड़ा लेकिन 2014 में उसको बाहर कर दिया गया, और रूस के जुड़ने से जो G8 बना था फिर से रूस के बाहर होने से G7 आ गया। और यह जो है G7 अपने आप को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज के नाम से संबोधित करता है। और इस तरह से ये जो G7 है हमेशा यह प्रयास करता है कि जो डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पर जितने भी मुद्दे हैं उनका बातचीत के माध्यम से समाधान किया जाए। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी G7। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वह है, निम्न भारत के किस राज्य में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं? आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। इजी प्रश्न है क्योंकि जो है कि यहाँ पर घड़ियाल का मुद्दा भी चर्चा में भारत में बना हुआ था। इसका सही जो आंसर है उड़ीसा। दरअसल जो मगरमच्छ का ये जो तीनों प्रजातियां हैं ये कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती हैं। आपको पता है मगरमच्छ 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक को हम मगरमच्छ भी बोलते हैं, दूसरा घड़ियाल होता है, तीसरा कैमन होता है। अगर आप देखें तो घड़ियाल क्या होता है जो फ्रेश वाटर वाले एरिया है वहां पाया जाता है। मगरमच्छ जो है कि समुद्री और खारे पानी में भी मिलते हैं, कैमन भी इसी तरह से मिलते हैं। तो जो उड़ीसा की लोकेशन है ये क्या है, बिल्कुल सुटेबल है और यहाँ पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। इससे अगर साउथ अर्थात उड़ीसा से अगर दक्षिण की ओर आप जाएंगे तो आपको घड़ियाल नहीं मिलते हैं, और घड़ियाल न मिलने के कारण जो मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां हैं वो सिर्फ यहीं पाई जाती हैं, किसी दूसरे राज्य में नहीं पाई जाती। अभी क्या हुआ था कि यहाँ पर जो सतकोसिया जो है कि गॉर्ज है वहां पर घड़ियालों की संख्या में वृद्धि देखी गई थी और उसी की वजह से टॉपिक चर्चा में बना हुआ था। अगला जो प्रश्न है वह सतकोसिया गॉर्ज से ही जुड़ा हुआ है। सतकोसिया गॉर्ज अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किस नदी से है ये आपको बताना है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, मानस, मेघना और महानदी। चूंकि मैंने इसकी व्याख्या ऑलरेडी कर दी है तो आपके लिए इजी हो गया होगा, लेकिन फिर भी इसका जो सही आंसर है वह महानदी। चूंकि आप बाकी अन्य जो नदियों को देख रहे हैं ये कहां से दिखाई देंगे, आपको पूर्वोत्तर भारत से दिखाई देंगे, लेकिन जो महानदी है उसका संबंध किससे? उड़ीसा वाले क्षेत्र से है। और यहीं पर सतकोसिया गॉर्ज अभ्यारण्य है और इसी में जो कि घड़ियालों की संख्या में वृद्धि अभी नोट की जा रही है। ये जो सतकोसिया गॉर्ज अभ्यारण्य है यह उड़ीसा के प्रमुख अभ्यारण्यों में से एक है। और आपको पता है सतकोसिया जो है कि टाइगर रिजर्व भी है, जो कि सतकोसिया गॉर्ज अभ्यारण्य और जो है कि वेसली जीव अभ्यारण्य वाला जो क्षेत्र उसको मिलाकर बनाया गया। आई होप यहाँ पर आपका आंसर हो गया होगा कि आंसर है डी। अगला जो प्रश्न है वह है, दुर्लभ खनिज जिसे रेयर्स अर्थ मिनरल्स के नाम से भी जाना जाता है
किस देश में सर्वाधिक पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, रेयर्स अर्थ मिनरल्स या फिर दुर्लभ खनिज किस देश में सर्वाधिक पाया जाता है, ये आपको ऑप्ट करना है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और चाइना। इजी प्रश्न है, इजी इस वजह से है क्योंकि इसको लेकर काफ़ी अभी चर्चा हो रही है, तो आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो चाइना है। दुर्लभ खनिज ऐसे खनिज होते हैं जो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं और कई तरह के अयस्कों में मिले होते हैं, उनका प्रोसेसिंग काफ़ी कठिन होता है। तो जैसे हम सोलर पैनल देखते हैं, जो माइक्रोचिप देखते हैं, जो हम जो है कि स्मार्टफोन से लेकर जितने डिजिटल डिवाइड हैं उनका जो स्क्रीन बनता है, या फिर जो है कि उसमें जो चिप लगती है, ये सभी चीज़ें क्या हैं, जिन धातुओं से बनती हैं उनको हम दुर्लभ खनिज बोलते हैं। दुर्लभ खनिज 17 खनिज हैं और इनका सर्वाधिक भंडार आपको इस समय चाइना में दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो यह इस पर एकाधिकार इस तरह से किसका है, लगभग चाइना का। 90% जो है कि दुर्लभ खनिजों का संबंध कहाँ से, चाइना से। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समझौता पृथ्वी सम्मेलन में नहीं हुआ? आपके पास ऑप्शन है UNFCCC, दूसरा है UNCCD, तीसरा है CBD और चौथा है UNCLOS। तो आपको यह बताना है कि आखिर जो पृथ्वी सम्मेलन था उसमें कौन सा समझौता इसमें से नहीं हुआ था। इजी प्रश्न है क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन को हम लोग सुनते आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पृथ्वी सम्मेलन को ही रियो सम्मेलन बोलते हैं। 1992 में यह सम्मेलन हुआ था और इसमें पर्यावरण और जैव विविधता की बात की गई थी। तो स्वाभाविक है, जो पहला है वो क्लाइमेट चेंज से है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी हुआ था। दूसरा है डिजर्टिफिकेशन से, तीसरा है जो है कि CBD अर्थात जो है कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये तीनों जो हुए थे यह कहाँ पे हुए थे, रियो सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन जो अंक्लोस है यह 1982 में हुआ था। और अंक्लोस क्या है, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है जो ओशन के लॉ से संबंधित है, अर्थात समुद्री नियमों से संबंधित है। तो इसका संबंध जो है कि पृथ्वी सम्मेलन से नहीं है। आई होप आपने आंसर इसी को ऑप्ट किया होगा। अगला जो प्रश्न है उस पर आपको विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन के विकल्प का चयन कीजिए। पहला, UNCCD COP14 का आयोजन भारत में हुआ था। बी विकल्प, भारत ने 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है। सी विकल्प जो है, यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2025 तक 2/3 लोग जल संकट का सामना कर रहे होंगे। डी है, प्रतिदिन 23 हेक्टेयर भूमि बंजर भूमि बन जाती। अब ये जो ABCD है इसमें से आपको असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन के विकल्प का आपको चयन करना है। तो कोई एक ऐसा कथन है जो असत्य लिखा हुआ है, बाकी सब सही। तो एक एक करके बात करें तो 2019 में UNCCD COP14 का आयोजन भारत में हुआ था, NCR वाले एरिया में हुआ था, नोएडा में हुआ था। और दूसरा जो ऑप्शन है कि भारत ने 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर जो है बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने का लक्ष्य रखा है, बिल्कुल सही है। डिजर्टिफिकेशन की समस्या हमारे यहाँ भी है और डिजर्टिफिकेशन की समस्या का समाधान हमें इसलिए करना है क्योंकि इससे न सिर्फ हमारी जो कि सॉइल है, मिट्टी है, उसकी प्रोडक्टिविटी बची रहेगी, बल्कि कई तरह की अन्य जो पर्यावरणीय चुनौतियां उत्पन्न होती हैं उनसे हम बच जाएंगे। साथ ही साथ जब हम बंजर भूमि को ग्रीनरी वाली एरिया में कन्वर्ट करेंगे, हरित क्षेत्र में कन्वर्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर जो ग्रीन हाउस गैसों को हम इमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उनको क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। ये भी सही है कि 2025 तक 2/3 लोग जल संकट का सामना कर रहे होंगे, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। इसमें जो डी विकल्प है वो गलत है। इसमें लिखा प्रतिदिन जो है कि 23 हेक्टेयर भूमि, नहीं, प्रतिदिन नहीं, प्रति मिनट। ध्यान दीजिए कितना बड़ा आंकड़ा है। प्रति मिनट क्या होता है, 23 हेक्टेयर भूमि बंजर भूमि बन जाती है। अर्थात जो हम लोग कार्य करते हैं उससे क्या होता है, सॉइल पर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट प्रति मिनट पड़ रहा है। तो यहाँ पर डी कथन जो है कि असत्य है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है वो है, विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीय भूमि के रूप में? आपके पास ऑप्शन है 20%, 25%, 30% और 35%। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके लिए इजी होगा। इसका सही आंसर है 20%। अर्थात विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग जो है कि 1/5 कह सकते हैं हम लोग कि किस रूप में है, मरुस्थल के रूप में है। ये मरुस्थल आपको कहाँ दिखाई देंगे, सहारा डेजर्ट के रूप में, थार मरुस्थल के रूप में, गल्फ वाले क्षेत्र में। इसके अलावा जो है अटाकामा मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल और
जो है कि जो लद्दाख का मरुस्थल ठंडे क्षेत्रों को मिलाकर। तो इस तरह से विश्व का लगभग पहले से ही 20% मरुस्थलीय भाग है। अगर हमने मरुस्थलीकरण की समस्या को नहीं इसका समाधान किया तो यह बढ़ता हुआ चला जाएगा, और जितना मरुस्थल बढ़ेगा हमारी जो मिट्टी की उत्पादकता है उतनी कम होगी, हमारे पास कृषि के लिए भूमि कम होगी, हमारे लिए खाद्य संकट बढ़ता जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसी ब्लू ओरिजिन कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कथन, इस सिस्टम का नामकरण अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर किया गया है। ऑप्शन है आपके पास, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है। तो न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम जो कि चर्चा में बना हुआ था उसके विषय में आपको विचार करना है। तो देखिए, इसे ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा बनाया गया है और अमेजन ग्रुप की एक कंपनी है, सही बात है। और इस सिस्टम का नामकरण जो है कि अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री जो है एलन शेफर्ड के नाम पर किया गया, बिल्कुल सही है। आपको पता है यूरी गॉगरिन के बाद जो है कि क्या हुआ था, एलन शेफर्ड जो है कि अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति थे और अमेरिका के पहले व्यक्ति थे। तो इन्हीं के जो है कि नामकरण के आधार पर न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम ब्लू ओरिजिन ने तैयार किया है। तो इस तरह से हमें पता चला दोनों कथन सत्य हैं, आंसर होगा ए। अगला जो प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ है, इसमें ज्यादा व्याख्या कर दूंगा मैं। न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम के विषय में असत्य कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन, इसका उद्देश्य जो है कि स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देना है। दूसरा विकल्प, इसके द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। सी विकल्प जो है इसके केबिन में एक साथ 6 लोग जा सकते हैं। डी, कैप्सूल की वापसी पैराशूट के माध्यम से होगी। तो जैसा कि हमने बताया कि जो है कि इसको बनाया गया है ब्लू शेफ जो है कि ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा। उद्देश्य इसका सही बात है, स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देना है। अर्थात ऐसे लोग जो है कि एस्ट्रोनॉट नहीं है, या जो लोग ऐसे नहीं है जिनको अंतरिक्ष में रुचि है लेकिन वह अंतरिक्ष को ऊपर से देखना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, एजुकेशन के पर्पस से अपनी जिज्ञासा जो है बढ़ाना चाहते हैं, या फिर जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या किया गया है, न्यू जो है शेफर्ड रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या होगा, एक रॉकेट होगा, एक कैप्सूल होगा, और यह रॉकेट ले जाएगा आपको ऊपर, और ऊपर ले जाकर आपको वहां पर छोड़ेगा। आप एक केबिन में बैठे होंगे जिसमें एक साथ 6 लोग जा सकते हैं। यह केबिन कुछ दिन ऊपर रहेगी और फिर उसके बाद पैराशूट के माध्यम से नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से इसमें जो गलत ऑप्शन है अर्थात असत्य विकल्प का कथन हमें जो चयन करना है वह है बी है। इसके द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर नहीं बल्कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा, और 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो वहां पर अनुभव होगा वो होगा माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर ग्रेविटी का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत कम होगा। तो इस तरह से इसमें जो बी विकल्प है सत्य है, बाकी सब सही। अगला जो प्रश्न है वह है कारमान लाइन किस ऊंचाई पर मिलता है। यह प्रश्न काफी जो है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा को। तो कारमान लाइन जो है कि आपके पास विकल्प है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और 400 किलोमीटर। इजी प्रश्न है, इजी इसलिए है क्योंकि काफी हमने इसमें बात की है। तो जो कारमान लाइन है यह 100 किलोमीटर की ऊंचाई है, और इसी ऊंचाई तक जो है कि यह जो न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम है वह जाएगा। आपको पता है कि क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, मध्य मंडल और उसके बाद ताप मंडल, थर्मोस्फीयर। तो जो थर्मोस्फीयर का भाग है 100 किलोमीटर, वहीं पर कारमान लाइन पाई जाती है, और उसी ऊंचाई तक ये जो रॉकेट हैं ये जाएंगे, लोगों को लेकर जाएंगे, उनको स्पेस, वहां से स्पेस दिखाएंगे, कुछ देर रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को देवताओं का देश कहा जाता है। अब आपके पास विकल्प है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और डी इनमें से कोई नहीं। इजी प्रश्न है, इजी प्रश्न इस वजह से है क्योंकि कई बार मैं इस पर बात कर चुका हूं। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये शब्द यूज किया जाता है केरला के लिए। तो केरल का राज्य की जो प्रकृति है, जो पहाड़ हैं, झरने हैं, वहाँ पे वर्षा की जो मात्रा है, घने जंगल हैं, उसके वजह से उसको देवताओं के राज्य के रूप में संबोधित किया जाता है। तो हालांकि देखिए मणिपुर, मिजोरम और जो है कि नागालैंड, इनका भी जो है कि यहाँ पर भी आपको फर्स्ट मिलेंगे, लेकिन जितनी विविधता आपको केरला वाले क्षेत्र में मिलेगी, जंगल से लेकर जो है कि समुद्र तक, वहाँ पर नहीं मिलेगी। और चूंकि वहाँ की जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, उनका मानना है कि वहाँ पर जो पश्चिमी घाट का वाला एरिया है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, इसी की वजह से देवताओं का जो है कि देश तक उसको कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो मानसून के विषय में है। मानसून के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, 1 जून को मानसून केरल तट से टकराता है।
दूसरा कथन 15 जुलाई तक मानसून पूरे देश में पहुंच जाता है। अब आपको ऑप्ट करना है, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों गलत हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है। तो इसका जो सही आंसर है आपने डिसाइड कर ही लिया होगा। सही बात है, सामान्यतः 1 जून को मानसून केरल तट पर टकराता है और ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर यही माना भी जाता है। हालांकि कभी कभी 1 से 2 दिन डिले हो जाता है, जैसा कि इस बार 2 दिन डिले हुआ, लेकिन सही बात है 15 जुलाई तक मानसून पूरे देश में भी पहुंच जाता है। तो इस तरह से आंसर दोनों सही हुए। और यह जो मानसून है, इसमें यह जो आधिकारिक डेट है, हालांकि इससे पहले भी मानसून पूरे देश में पहुंच जाता है, जैसे कि इस बार हुआ है। पहले क्या हुआ, वह मानसून जो है कि 1 जून को केरल पर टकराना था, नहीं टकराया, 3 जून को टकराया, लेकिन 10 दिन के अंदर ही लगभग भारत के 2/3 भाग पर वो विस्तृत हो गया, जबकि 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक लगभग 1.5 माह का समय लगता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये दोनों जो कथन है बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है वह है बैलूनी की घटना हाल के समय किस देश में घटित हुई थी। अब आप जानते होंगे बैलूनी की घटना क्या है, तो आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा। बैलूनी को मैं समझा देता हूं। बैलूनी का मतलब है कि आपने देखा होगा कि कई बार मकड़ियां क्या करती हैं, अपना जाल बनाती हैं। जैसे मान लेते हैं मकड़ियों का कहीं घर है और वहाँ उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, और बाढ़ आने की वजह से मकड़ियां ऊपर की ओर बढ़ने लगे जाल का निर्माण करने। उनको कोई खंभा मिल जाए, कोई दीवार मिल जाए, कोई पेड़ मिल जाए, तो क्या होते हैं वो जमीन से लेकर पेड़ तक का जाल बना देती हैं। तो यही घटना हुई थी हाल में ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा था कई किलोमीटर के एरिया में मकड़ियों ने क्या किया था, जाल बना दिया था, ट्रांसपेरेंट जाल, और इसलिए बनाया था ताकि वो ऊपर की ओर जा सके, क्योंकि सतह पर बाढ़ का पानी तेजी से फ्लो हो रहा था और उनको सर्वाइव करना था। तो मकड़ियां जो अपना जाल बनाती हैं ऊपर की ओर जाने के लिए, उसी को बोलते हैं बैलूनी की घटना, जो कि हाल ही में हुई थी। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। अगला जो प्रश्न है मॉड्यूलर हॉस्पिटल के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन, इस प्रकार के हॉस्पिटल 3 सप्ताह से कम समय में तैयार हो जाते हैं। दूसरा, टाटा ग्रुप के द्वारा ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। अब आपको बताना है, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों गलत हैं, केवल एक सही, केवल दो सही है। तो आंसर आपने डिसाइड कर लिया होगा। मॉड्यूलर हॉस्पिटल का मतलब ऐसा है कि जैसे आपने देखे होंगे कुछ हॉस्पिटल तेजी से तैयार होते हैं। उसमें होता क्या है कि हॉस्पिटल के लिए जितने इक्विपमेंट्स चाहिए होता है, इवन जो है कि उसका जो छत होगा वो कैसे बनेगा, उसकी जो दीवारें होंगी कैसे होंगी, उसके खंभे कैसे, सभी चीज पहले से तैयार होती हैं। बस बाहर से लाके उनको तुरंत जो है कि असेंबल कर दिया जाता है। जैसे आपने टीवी कंप्यूटर सुना होगा, असेंबल होते हैं, हर जो है कि पार्ट्स उसका अलग से पहले से मिलता है, आप लाके असेंबल कर सकते हैं। ठीक यही क्रिया जब हॉस्पिटल में होती है तो इसको जो है कि मॉड्यूलर हॉस्पिटल बोलते हैं। और जो है कि टाटा ग्रुप कई राज्यों में कोविड के दौरान ही मॉड्यूलर हॉस्पिटल का निर्माण कर चुका है। अगला जो प्रश्न है वह है न्यू स्टार्ट संधि कब तक के लिए बढ़ाई गई है। आपके पास विकल्प है 2024, 2025, 2026, 2027। आपको पता है न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के बीच में हथियारों की दौड़ को रोकने की एक संधि है, जो खत्म हो रही थी 2021 में, लेकिन इसको 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया। अगला जो प्रश्न है वह है औद्योगिक गलियारों की सहायता से वर्ष 2025 तक विनिर्माण का प्रतिशत कितना किया जाना है। विनिर्माण जैसा कि आप जानते हैं प्रोडक्शन का लेवल, जैसे आप ब्रेड बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, ये क्या है, विनिर्माण। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है 25%। अभी जो है कि 16% हमारे यहाँ विनिर्माण का योगदान है, लेकिन हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे औद्योगिक गलियारे बढ़ेंगे और तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो आवश्यक सुविधाएं वो मिलती जाएंगी, तो इससे क्या होगा, विनिर्माण का परसेंट बढ़ेगा और 2025 तक हमें 25% का टारगेट प्राप्त करना है। अगर जो लास्ट प्रश्न है वह है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर की फंडिंग निम्न में से किस संस्था के द्वारा की जाती है। ऑप्शन है IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक और IBRD। तो इसमें से आपको ऑप्ट करना है ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, ईस्ट कोस्ट जो कॉरिडोर है एक प्रकार का औद्योगिक कॉरिडोर है जो कि कोलकाता से तमिलनाडु तक बनाया जा रहा है। और कॉरिडोर में क्या होगा कि इसमें जो है कि यातायात की सुविधा, ऊर्जा की व्यवस्था, साथ ही साथ परिवहन और संचार के अच्छे विकल्प और उद्योगों के विकास के लिए जितनी आवश्यक चीजें हैं उनका विकास किया जाए, और इसकी फंडिंग की जा रही ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। आई होप आपने इन प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितने प्रश्न आपके सही हुए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।